तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिए गए हैं वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। माइनॉरिटी ग्रुप्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं ये देखा था। नेक्स्ट हेडिंग है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, है ना। मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं उनके लिए क्या लॉज गवर्नमेंट बना रही है या फिर क्या काम कर रही है गवर्नमेंट, ये सब कुछ हमको अब देखना है अच्छे से। ठीक है, एज यू रीड द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, yet this is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized in our country. There are policies or schemes that emerge through other means like setting up an committee or by undertaking a survey, etc. The government then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups. हाँ जी, तो क्या बताया उन्होंने, देखिए कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा, क्या होता है गवर्नमेंट लॉज बनाती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है जिससे गवर्नमेंट एक्शन लेती हो। क्या करते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले स्कीम्स लागू करेगी और देखेगी कि किस स्पेसिफिक लॉ की या कैसी पॉलिसी की ज़रूरत है मार्जिनलाइज्ड लोगों को हमारी कंट्री में। ठीक है, इन सारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स के बारे में वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से पता लगाते हैं। जैसे कमेटी बना दी, लोगों से सर्वे करवाया एरिया का, उनसे बोला कि आप जगह जगह पर जाकर घूमिए और हकीकत की जो परेशानियां हैं उसके बारे में पता लगाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्वेज वगैरह करवाएगी जिससे वो पता लगा सके कि किस प्रकार से काम करवाना है और क्या क्या दिक्कतें हकीकत में लोगों को सहनी पड़ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट फिर क्या करेगी कि और ज़्यादा एफर्ट करेगी कि अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको प्रमोट कर सके और जितने भी स्पेसिफिक लोग हैं या जितने भी स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उनको उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। As part of their effort to implement the constitution, both state and central governments create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population. For example, the government provides for free or subsidized hostels for students of Dalit and Adivasis communities so that they can avail of education facilities that they can avail of education facilities that may not be available in their localities। क्या बताया, सबसे पहले सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। मतलब कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई रूल बनाया जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही स्पेसिफिक स्कीम्स लागू करेंगी और उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगी। कहाँ पर, या तो कोई ट्राइबल एरिया हो वहाँ पर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर दलित पॉपुलेशन ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज्ड होटल प्रोवाइड कराएगी, है ना। सब्सिडाइज्ड होटल्स का मतलब क्या है कि कम पैसों में उनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था कर दी जाएगी, सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स। ठीक है, दलित स्टूडेंट्स के लिए, आदिवासी कम्युनिटी के लिए, ताकि वो लोग क्या कर सकें कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें जो कि उनकी लोकेलिटी में ही अवेलेबल होगी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए आगे। In addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to an inequity in the system. One such law policy is the reservation policy that today is both significant and highly contentious. The laws which reserve seats in education and government employment for Dalit and Adivasis are based on an important argument that in a society like ours, where for centuries section of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist these sessions। क्या बताया उन्होंने कि अब जैसे ये जो सारी फैसिलिटीज़ है वो लोगों को प्रोवाइड करानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए ऐसे लॉ इंश्योर कर दिए जाएंगे जिससे कि सिस्टम में कोई भी बदलाव ना आए और सारी चीज़ें सही तरीके से चलती रहे।
उसी के बेस पर जो लॉ दिया हुआ है, वन सच लॉ पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी, जिससे क्या हो रहा है कि जिसके हमको दो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, फायदे भी और आपको नुकसान भी होते हुए दिख रहे हैं, या फिर विवादास्पद स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। कैसी कि जो लॉज हमने बनाए हैं रिजर्व सीट के लिए, कैसे एजुकेशन में भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी, दलित्स और आदिवासी के लिए, ठीक है, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट बन गया है आज की इस टाइम सोसाइटी में, है ना। जैसे कि हमारा तुम्हारा होना, ये सारी चीज़ें होने लगी है, क्योंकि बहुत ही सेंचुरीज से हम देखते हुए चले आ रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाई करती है कि अरे नहीं, क्या करना काम करके। उसी जगह पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों को स्किल्स दिलवाए और लोगों को काम करने योग्य बनाने में मदद करे। How does the reservation policy work? Government across India have their own list of SC or Dalit, scheduled tribe and backward and most backward casted। देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क कैसे करती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे इंडिया में हमारे पास लिस्ट है कि शेड्यूल कास्ट या दलित्स कितने हैं, एसटीज कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड लोग कितने हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट्स लिस्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उसकी लिस्ट पहले से ही मौजूद है। स्टूडेंट अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट। अब ऐसे बच्चे जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए अगर अप्लाई कर रहा हो, तो उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका कास्ट से रिलेटेड। पूरी तरीके से प्रूफ करना होगा उसको कि वो उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है। इफ़ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और अ सर्टेन ट्राइब is on the government list, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of the reservation। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जिस कास्ट का वो बता रहा है और वो दलित लिस्ट में आती है वो कास्ट, तो ऐसा वो प्रूफ कर देता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो भी फॉर्म भर रहा है उसमें उस रिजर्वेशन कोटे का फायदा ले सकता है। फॉर एडमिशन टू कॉलेज, स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डिफाइन अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। अब अगर बात करें हम कॉलेज में एडमिशन लेने की, स्पेशली ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बने हुए हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कट ऑफ मार्क्स सेट कर देती है कि इतने नंबर तो कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे, ये कट ऑफ मार्क्स है, इसके ऊपर आप ले आते हैं तो बहुत अच्छा है, इसके नीचे लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइब कैंडिडेट कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cutoff point, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत से दलित और ट्राइबल कैंडिडेट इस कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते और एडमिशन नहीं मिलता। जो लोग सही तरीके से स्कोर कर देते हैं और कट ऑफ पॉइंट के ऊपर निकल जाते हैं, उनको ऑफर दे दिया जाता है। गवर्नमेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दीज स्टूडेंट। इन योर क्लास 9th political science textbook you will read more on reservation for the backward classes, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों को पढ़ने योग्य या शिक्षित बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप भी देती है ऐसे स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छे से पढ़ें। क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस, तो क्या है कि क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस की बुक में आप इस रिजर्वेशन कोटे के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। राइट्स को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना दलित्स के और आदिवासीज के, इसके बारे में हमको देखना है। इन एडिशन टू पॉलिसीज आवर कंट्री ऑल्सो स्पेसिफिक लॉज that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities। क्या बताया उन्होंने कि अगर हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, पॉलिसी से हटके अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में स्पेसिफिक लॉज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन से बचाए रखने के लिए लोगों को ज़रूरी हैं।
तो क्या बताया कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको छोड़ के अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों को या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन से बचाए रखने का काम करते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी adopted from a real life account to understand how Dalits use the protection that laws provide। ठीक है, तो हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से दलित्स ने अपने रियल लाइफ अकाउंट के बारे में बताया और उसने किस प्रकार से मदद ली और अपने आप को लॉ की मदद से प्रोटेक्शन दी अपने आप के लिए। ठीक है, देखते हैं। द विलेज ऑफ जकमलगुर आर गियरिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल। तो जो विलेज था जकमलपुर, वो एक बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था। वंस इन 5 years द लोकल डीटी इज ऑनर्ड एंड प्राइज्ड फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेज कम फॉर दिस 5-day इवेंट। तो क्या होता था, हर 5 साल में जो यहाँ पर जिसको लोकल भगवान मानते थे, जिसको लोकल देवता वो लोग मानते थे अपने एरिया का, उनके ऑनर में आसपास के 20 गांव के पुजारी लोग आकर 5 दिन का इवेंट यहाँ पर करते थे, पूजा पाठ करते थे। द सेरेमनी बिगेन्स विद अ मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्राइस्ट एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी शुरू होती थी वो कैसे होती थी कि कोई एक दलित कम्युनिटी का व्यक्ति क्या करेगा, सारे जितने भी पुजारी हैं उन सभी के पैर धोएगा और फिर उस पैर धोए हुए पानी को ही यूज करके उससे नहाएगा। इन जकमलगुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम्स फैमिली। ठीक है, तो गांव में क्या था कि जो व्यक्ति ऐसा ये काम जो कर रहा था वो रत्नाम्स फैमिली का था। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर हिम। तो उसके पहले उसके पिताजी और उसके पिताजी के भी पिताजी ये टास्क लगातार करते हुए चले आ रहे थे। Though they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as a great honor bestowed on them on the special occasion। ठीक है, अब ऐसा करने के बावजूद भी उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया कभी भी कि वो मंदिर में आके भगवान के दर्शन कर सकें। ठीक है, तो ये एक उनके साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार था। ठीक है, Now it was Ratnam's turn. Ratnam was all of 20 years studying engineering in a nearby college. He refused to perform the ritual। अब बारी थी रत्नाम की, क्योंकि उसके पिताजी और उसके दादाजी दोनों ही लोग ये काम कर चुके थे। अब बारी आई रत्नाम की, जो कि 20 साल का था और पास के ही कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो उसने क्या किया कि इस चीज को मानने से मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalit। उसने बोला कि मुझे ऐसा कोई विश्वास नहीं है इस प्रकार की पूजा में। ठीक है, और मेरे फैमिली मेम्बर्स को हमेशा फोर्स किया जाता रहा कि इस प्रकार की काम करें क्योंकि हम दलित खानदान से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इसलिए। रत्नाम्स रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट इन द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटीज। तो रत्नाम ने जो ये मना किया उसके वजह से जितनी भी पावरफुल कास्ट थी विलेज में वो सभी गुस्सा हो गए लोग, और कुछ लोग तो उसकी खुद की कम्युनिटी के भी उससे नाराज हो गए। द पावरफुल कास्टेज वर शॉक्ड दैट सच अ यंग बॉय हैड द गट्स टू रिफ्यूज। तो पावरफुल कास्ट के जो लोग थे वो शौक में आ गए, उन्होंने बोला एक यंग लड़के में ये सब मना करने की ताकत कहाँ से आई। They believed that it was Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का पढ़ने लगा इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि पढ़ने के बाद इंसान का जो माइंड है वो शार्प होता चला जाता है। तो उन्होंने सोचा लगता है कि ये इसकी पढ़ाई का ही असर है, जिसमें ये अब ये सोचने लगा है कि हम सभी लोग एक बराबर हैं। Those who Ratnam's own caste were fearful of एंगरिंग द पावरफुल। अब जितने भी रत्नाम की कास्ट वाले लोग थे वो लोग बेचारे उन पावरफुल लोगों के गुस्से से डरे हुए थे। मैनी वर्कड ऑन देयर फील्ड
एज डेली बेज लेबरर्स, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उन्हीं की ज़मीन पर डेली बेज लेबर के रूप में काम करते थे। इफ़ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड टू नॉट कॉल देम देन व्हाट वुड दे अर्न, तो उनका सोचना ये था कि अगर ये लोग हमें नहीं बुलाएंगे काम करने को तो हम तो फिर कुछ कमा ही नहीं पाएंगे। हाउ वुड दे सर्वाइव, किस प्रकार से हम जिएंगे फिर। दे आल्सो डिक्लेयर दैट द breath of the local deity would strike them if they refused to give in. Ratnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could be deity be angry with them? तो क्या हुआ कि उसको डराने के लिए कहा गया कि जो हमारे लोकल डीटी हैं, अगर तुम उनकी इन चीज़ों को नहीं मानोगे तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो रतनाम ने बहस करी और कहा कि जब किसी भी दलित को आज तक आप लोगों ने मंदिर में ही नहीं जाने दिया तो भगवान हमसे कैसे नाराज हो जाएंगे जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है। उसका भी कहना सही था, जब हमने किसी को देखा ही नहीं है तो वो हमसे कैसे नाराज हो जाएंगे, है ना। देखते हैं आगे। द पावरफुल द पावरफुल कास्ट इज डिसाइडेड टू टीच रतनाम अ लेसन, तो जितने भी पावरफुल कास्ट के लोग थे उन लोगों ने सोचा कि ये रतनाम को सबक सिखाना पड़ेगा। हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर टू ostracize him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them। तो क्या हुआ कि उनकी कम्युनिटी ने क्या डिसाइड किया कि इसके परिवार को और इसको क्या कर दिया जाए, गांव से बिल्कुल ही निष्कासित कर दिया जाए, है ना। क्या बोला उन्होंने कि उनको और उनकी फैमिली को दोनों को गांव से निकाल दिया जाए और बिल्कुल ही समाज से अलग मान लिया जाए, और सभी लोगों से बोल दिया कि कोई भी इनसे बात नहीं करेगा, इनकी किसी प्रकार की मदद नहीं करेगा और उनके साथ में कैसा भी कोई काम नहीं करेगा। वन नाइट सम मैन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ द विलेज एंड सेट हिज हट ऑन फायर। एक रात क्या हुआ कि कुछ लोग उसके गांव में आए और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। ही मैनेज टू एस्केप विथ हिज मदर। Ratnam then went to file a case in the local police station under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। ठीक है, अब उन्होंने आग लगा दी, जैसे तैसे वो बच के अपनी माँ को भी निकाल के ले आया बाहर। फिर रतनाम गया पुलिस स्टेशन जहाँ पर उसने SC/ST एक्ट के तहत, जो कि 1989 में बनाया गया था, उसके तहत कार्रवाई करने की डिमांड करी। Other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a single fate might await them if they spoke out। ठीक है, लेकिन अभी भी जो बाकी की दलित फैमिलीज थी वो बिल्कुल भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम इसके बारे में बोलेंगे, इसकी मदद करेंगे तो हमें भी यही सज़ा दे दी जाएगी। द केस वॉज पिक्ड अप by the local media that led to many journalists visiting the village। अब ये जो केस था लोकल मीडिया को पता चल गया, जिसके वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे वो गांव आना शुरू हो गए। ठीक है, वो क्या हुआ, गांव आना शुरू हो गया उन लोगों का। द रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ बट हिज फैमिली वॉज फोर्स्ड टू मूव आउट as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village। अब क्या हुआ, जो ये चीज़ें थी उनमें कोई भी अंतर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जर्नलिस्ट आए तो क्या हुआ, जर्नलिस्ट आए तो रामनाथ वॉज रिटन अबाउट एज ए सिंबल ऑफ दलित एक्शन। तो रामनाथ का नाम दलित के लिए एक्शन लेने के लिए नाम तो उसका आगे आने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला और फाइनली उसकी फैमिली को फोर्स करके बाहर निकाल दिया गया पावरफुल कास्ट के द्वारा, जो कि विलेज के पावरफुल लोग थे उनके द्वारा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ी थी।